गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों से निवेदन है कि पुराने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या समाधान कराना है तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, गुड। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कूलाम के नियम की सीमाएं देखते हैं। ठीक है बेटा, हमने पिछले क्लास में आपको कूलाम का नियम पढ़ाए थे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इनकी सीमाएं। सीमाएं को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? लिमिटेशन। तो इसकी पहली सीमाएं होता है, यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है बेटा? स्थिर आवेश। मतलब हम उस चार्ज की बात करते हैं जो रेस्ट में रहे, उसके लिए नियम लागू होगा। मूविंग चार्ज के लिए नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए, कौन सा आवेश के लिए बेटा? बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य है। तीसरा लिमिटेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यह नियम अधिक दूरियों एवं 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। यानी 10 की घात 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ये आपको, तो ये हमारे क्या हो गया? कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है बेटा, गुड। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम सदिश रूप में। किस रूप में बेटा? सदिश रूप में। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, गुड। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, दो बिंदु आवेश ले रहे बेटा। क्या ले रहे हैं? दो बिंदु आवेश। और ये जो बिंदु आवेश है, हम इसको सदिश फॉर्म में यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। किस फॉर्म में? कोऑर्डिनेट फॉर्म में, यानी स्थिति निर्देशांक के रूप में, स्थिति सदिश के रूप में। ठीक है बेटा, तो हम पहला बिंदु आवेश लेते हैं Q1। ये Q1 बिंदु आवेश है एक, Q1। इस बिंदु Q1 आवेश का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। क्या बेटा? R1। एक दूसरा बिंदु आवेश लेते हैं, एक दूसरा बिंदु आवेश Q2, इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर। यह आपको ध्यान। ठीक है बेटा, तो हमने दो बिंदु आवेश लिए, Q1 और Q2। यह आपको ध्यान। इनका स्थिति सदिश कितना है? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक, ध्यान से देखना बेटा। अब हम लिखने वाले हैं, देखो, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? देखो, जिस पर लगता है, किस पर लग रहा है? Q2 पर, उसको हम पहले लिखते हैं Q2, और जिसके कारण को बाद में। तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर एरो लगाना पड़ेगा बेटा। एरो लगा दिए। 1/4πε0, ये हम 1/4πε0 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आवेश जो Q1 और Q2 है, ये कहां है बेटा? वायु और निर्वात में। कौन सा पद्धति में अध्ययन कर रहे बेटा? एसआई पद्धति में।
अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों आवेश का परिमाण, तो Q1 आवेश का परिमाण Q1, Q2 आवेश का परिमाण Q2 अपान क्या लिखते हैं, दूरी का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक का दूरी, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, R21, R21 याद रखना, नीचे में लिखना R21, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये साथ साथ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये तो पूरा क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर लिख दिए। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, पहले से दूसरे आवेश की ओर, यानी इधर ये। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है बेटा, R1 से R2, याद रखना। ये देखो यहां पर अच्छे समझ लीजिए, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, यानी पहला लेटर क्या बताएगा यहां, ऑन, और ये 1 क्या बताता है यहां पर, ड्यू टू, जिसके कारण, ड्यू टू। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है, दिशा को शो करता है बेटा। और इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा है Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर, Q2 आवेश की ओर, Q2 आवेश की ओर। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये वेक्टर फॉर्म है। ये वेक्टर फॉर्म जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है बेटा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब हम चाहें तो इस यूनिट वेक्टर को एक्सचेंज कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो आपको याद होगा, अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर बराबर आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर, मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। बिल्कुल आपको इसी सेंस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं बेटा, याद रखना। यूनिट वेक्टर बराबर होता है गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर 2 1, तो क्या आ जाएगा यहां 2 1, यहां जाएगा 2 1, ये आपको चाहो तो आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 1 वेक्टर, ये मॉड में है, याद रखना, किसमें है, मॉड में। तो हम चाहे तो मॉड को हम हटा भी सकते हैं यहां से, क्योंकि आप जानते हैं जब भी वेक्टर का मॉड लेते क्या बन जाता, स्केलर। क्या बन जाता है, स्केलर। ये आपको ध्यान, लेकिन नहीं हटाते कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते बेटा, ये। तो ये आपको, अब इसका वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा, देखो F21, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना रहेगा बेटा, R21 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, ये आपको, ठीक है। और यहां आ जाएगा R21 वेक्टर, ये भी वेक्टर फॉर्म में है। दोनों में क्या अंतर है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है और यहां पर वेक्टर के फॉर्म में, ये यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर के फॉर्म में बेटा। अब चाहे तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इस डायग्राम को देखो बेटा ध्यान से। मैं इसको डायग्राम को एक बार आपके लिए फिर से बना देता हूं। ये देखिए हम फिर से बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, Q1 आवेश, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। ये क्या है, Q2 आवेश, इसका पोजीशन वेक्टर R2। और ये उसका डायरेक्शन है बेटा, क्या है ये, R21 वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन। अब हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं बेटा, है ना, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। याद होगा बेटा 11वीं में आपने पढ़ा होगा, सदिशों के योग का त्रिभुज
नियम से क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज नियम से हम लोग यहां से देखो R1 वेक्टर प्लस लिख सकते हो R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। याद है ना बेटा? इन दोनों साइड का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका वैल्यू आप यहां रख सकते हो बेटा, यहां भी रख सकते हो और यहां भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा? देखो समीकरण 3 से तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड आ जाएगा बेटा यहां R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मॉड का कितना आ जाएगा? देखो यहां पर कितना आएगा? ये यूनिट वेक्टर हटना है हमने, तो एक मॉड और बन गया। यहां रियल में क्या आएगा? R⁻3। यहां पर क्या आएगा बेटा? R⁻3। और यहां क्या आ जाएगा आपके पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यूनिट वेक्टर को हमने हटाया है तो गिवन वेक्टर वन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। तो पहले से R स्क्वायर तो था ही हमारे पास, देख लीजिए। तो यहां R पावर क्या आएगा? 3 आएगा। R⁻3 याद रखना बेटा, यहां पर R⁻3 आएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? थर्ड। क्या बन गया बेटा? इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपको तीनों ही वेक्टर फॉर्म बेटा, बस अंतर ये है कि गिवन यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और ये इस वेक्टर का वैल्यू लिखा गया R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार हम Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर भी बल लगा सकते हैं। तो वही इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम हम हल कर सकते हैं बेटा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बेटा? तो हम लोग फिर से इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या डायरेक्ट। तो देख लीजिए बेटा, मैं आपको पूरा शुरू से फिर से लिख के दिखा देता हूं। इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगा आप देखिए। किस पर लग रहा है आवेश? बल 1 पर। 1 किसके कारण? 2। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम टू सेम बेटा, बिल्कुल सिमिलर है। Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा बेटा? R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पहला इक्वेशन है उसी प्रकार। ये भी उसकी डायरेक्शन बताएगा और ये उसी सेंस में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, इसको हम यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं गिवन वेक्टर के टर्म में, तब क्या आ जाएगा? ये आपको ध्यान, तब क्या आ जाएगा देख लो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस यूनिट वेक्टर को फिर से चेंज कर देखिए। यूनिट वेक्टर 1 2 बराबर क्या लिखेंगे बताइए? गिवन वेक्टर 1 2 अपॉन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर 1 2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन देखो बेटा, यहां पर ऐसे R स्क्वायर है और ये मॉड है, तो इसको भी हटाएंगे कैसे आएगा? पावर क्या बन जाएगा? क्यूब। R1 2 पावर क्या आएगा बेटा? 3। याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा। यहां पर ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर आपको तकलीफ है तो आप ऐसा भी लिख सकते। देखो इस मॉड वेक्टर का मॉड को हटा लीजिए आप, तो हम इसको क्या लिख सकते? देखिए R12 वेक्टर अपॉन R12। तो देखो पहले से हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पास क्या है? R12 तो है ना, और उसका पावर क्या? 2 है।
और यहां से एक पावर और आ जाएगा बेटा, जब हम यूनिट वेक्टर रखेंगे तो ये पावर 3 हो जाता। यहां जाएगा r12 वेक्टर, r12 वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 याद रखना। अब आपको पता है इसका डायरेक्शन कहां रहता है बेटा, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कहां है, दूसरे आवेश यानी कि Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर है। डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे बेटा, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर है बेटा, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर है। ठीक है, चाहो तो हम इस डायग्राम को हम यहां पर फिर से बना देते हैं। ये देखिए, ये हमारा O है, ये हमारा Q1 आवेश, इसका स्थिति सदिश बेटा R1, ये Q2 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर, इसका एरो इधर आएगा, इसका एरो इधर। अब हम दिशा किधर है, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर। तो ये दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर, इधर आ गया बेटा एरो हेड, याद रखना, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर, ये आपको था। ठीक है, तो आप यहां पर से आप क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर है, तो इसको हम फिर से वही त्रिभुज के नियम से लिख सकते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो इस बार R2 वेक्टर प्लस हो जाएगा बेटा R12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा इस बार R1 वेक्टर। तो आप यहां से निकाल सकते हो बेटा R12 वेक्टर बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसका वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो समीकरण 5 से क्या आ जाएगा, समीकरण 5 से आ जाएगा बेटा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान बेटा इसका वैल्यू रख रहेगा, यह आ जाएगा मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का पावर क्या आ जाएगा क्यूब। यहां क्या आ जाएगा, इसके जगह में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 6। देख लीजिए बेटा, अब हम समीकरण 6 को 4 के जैसा 3 के जैसा लिखना चाहते हैं बेटा, इस समीकरण 6 को समीकरण 3 के जैसा। तो अगर हम 3 के साथ कंपेयर करना है तो हमको इसको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। ध्यान दीजिए मैं कॉमन कैसे ले रहा हूं, है ना बेटा। तो हम माइनस को पहले ले लेते हैं, यहां से माइनस निकाल लिया बेटा, याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पावर क्यूब। चूंकि माइनस हमने यहां से बाहर निकाला है इसलिए क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस होगा R1 वेक्टर। अब ये बिल्कुल ये जो पूरा क्वांटिटी है बेटा, ये देखो ये पूरा क्वांटिटी, यहां से ये पूरा क्वांटिटी, ये कैसा दिख रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 3 के जैसा। तो हम इससे इक्वेशन नंबर 3 से हम इसका वैल्यू रख सकते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 3 से हम जैसी वैल्यू रखेंगे बेटा तो देखो कैसा आ जाएगा, माइनस F12 वेक्टर, ये आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा बेटा 7। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कूलाम का नियम ठीक उसी प्रकार है जैसे न्यूटन का तृतीय नियम है। क्या बोलता था बेटा न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, ठीक उसी प्रकार। यानी पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन कैसे लगाता है, विपरीत दिशा में। कैसे लगाता है बेटा, विपरीत दिशा। या चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते बेटा, F12 प्लस F21
इक्वल टू 0, यानी नेट फोर्स क्या लगेगा बेटा? 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कूलाम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों ही बल है बेटा, F112 और F21 फोर्स, ये दोनों इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है बेटा, अनुदिश होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कूलाम का जो नियम है वो किसके अनुरूप है बेटा? केंद्रीय बल के रूप है, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल कार्य करता है, इसलिए ये केंद्रीय नियम का पालन करता है, केंद्रीय नियम का पालन कर। तो पहला क्या करता है? न्यूटन के तृतीय नियम के समान है, और यह एक केंद्रीय बल है, यह एक केंद्रीय बल। ठीक है बेटा।